Welcome back to the channel, friends. Thank you so much for showing such good response to our channel. It's really very motivating for us to serve you with this financial knowledge, जो कि आज के टाइम में बहुत important है. So today we'll be learning about fundamental analysis. Fundamental analysis is a tool जिससे हम कंपनी के basic operations like profitabilities, liabilities, PE ratios, PB ratios, shareholding pattern वगैरह वगैरह को बहुत डेप्थ में समझते हैं और हम हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन पर एक अच्छा सा इम्पैक्ट लाते हैं. देखो, जब हम कोई कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो बेसिकली हम उस कंपनी के मालिक बन रहे हैं. इन्वेस्टिंग की कोई सेट ऑफ बुक्स नहीं है या फिर सेट ऑफ रूल्स नहीं है जिन्हें आप पढ़ लो और आप अपना मल्टी बैगर ढूंढ लो. अरे भाई मल्टी बैगर मतलब रुक जा, बताता हूँ मैं. मल्टी बैगर मतलब जानते हो क्या? मल्टी बैगर मतलब जो हमें हमारे इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा रिटर्न बना के देते हैं, जैसे राकेश झुंझुनवाला के लिए टाइटन. तो जैसा कि मैंने बोला कि इन्वेस्टिंग की कोई सेट ऑफ बुक या फिर सेट ऑफ रूल्स नहीं है जिनको आप फॉलो करो और आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को बेटर बना सको. तो हम एक चेकलिस्ट बनाएंगे और समझेंगे किन किन पैरामीटर्स का ध्यान रखें ताकि हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन सही में काफ़ी बेटर बन जाए. तो पहला पैरामीटर है शेयर होल्डिंग पैटर्न, दूसरा पैरामीटर है पीई रेशियोज, तीसरा पैरामीटर है पीबी रेशियोज, चौथा पैरामीटर है मार्केट कैप और पांचवा पैरामीटर है करंट रेशियोज. तो चलो हर एक पैरामीटर को इन डेप्थ में समझते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पैरामीटर, दैट इज शेयर होल्डिंग पैटर्न. शेयर होल्डिंग पैटर्न को आप ऐसे समझो कि एक कंपनी के मल्टीपल नंबर ऑफ शेयर्स लिस्ट होते हैं. तो उनमें से कुछ शेयर्स प्रमोटर के पास रहते हैं जो कि उस कंपनी के मालिक है, या फिर सेट ऑफ मालिक जो कंपनी के रहते हैं उनको प्रमोटर्स बोलते हैं. उनमें से कुछ शेयर्स रिटेलर्स के पास रहते हैं जो कि हम पब्लिक है, जिन किसी के पास ज्यादा पैसा है और किसी के पास कम पैसा है. तीसरे है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर. जितने भी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनीज है बड़ी बड़ी, वो सब भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है, तो उनको हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के नाम से जानते हैं. एंड चौथे है म्यूचुअल फंड्स. तो अब चलो हम एक शेयर का एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं कि इन सब का क्या इम्पैक्ट पड़ता है एक शेयर होल्डिंग पैटर्न पर. तो हम लोग एक इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड कंपनी रिलायंस का एग्जाम्पल लेते हैं. तो रिलायंस का ये मैंने ग्रो में मैंने चार्ट खोला, मैं इसके थ्रू ऑपरेट करता हूँ. तो ये मैंने ग्रो में चार्ट खोला और हम समझते हैं कि इसमें कैसे क्या काम होता है. तो ये मेरे को रिलायंस का, जब मैं रिलायंस पे नीचे स्क्रॉल करता हूँ और आप कोई भी ब्रोकर को यूज़ करते हो तो आपको ये चीज़ दिखेगी. तो जब मैं रिलायंस के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आता हूँ तो मुझे यहाँ दिखता है कि रिलायंस में 50% ऑफ द होल्डिंग्स जो है वो प्रमोटर की है. रिटेल वालों की है 10.52, डोमेस्टिक वालों की है 9.57 और ऐसे ही इसने दे रखा है. पर इसका इम्पैक्ट क्या है? देखो, मैं आपको एक सीधी सीधी बात बोलता हूँ. शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमें सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो है प्रमोटर्स होल्डिंग. प्रमोटर होल्डिंग सबसे मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ है. आपको ये चेक करना है कि प्रमोटर्स का उस शेयर पे कितना हक है. अगर प्रमोटर्स 50% या 60% से कम है, उसका सीधा सीधा ये मतलब निकलता है कि जिन्होंने कंपनी चालू करी है उनको अब कंपनी के ऑपरेशन से ज़्यादा मतलब नहीं है. उसका सीधा सीधा एक ही मतलब निकलता है, चाहे कंपनी प्रॉफिट करे चाहे कंपनी लॉस करे, उनको इस चीज़ से मतलब नहीं है. तो अगर आप उस टाइप के शेयर में अपना पैसा लगाते हो और आप उसमें एक लॉन्ग टर्म व्यू लेके चलते कि वो शेयर बढ़ेगा, और शेयर बढ़ने के पीछे कंपनी की परफॉर्मेंस होती है, तो अगर कंपनी परफॉर्म ही नहीं करेगी तो शेयर प्राइस कभी बढ़ने वाला नहीं है. तो आप वैसे शेयर में अपना पैसा लगा के सिर्फ आप अपना टाइम ही खराब कर रहे हो. तो पहला चेक पॉइंट है प्रमोटर्स होल्डिंग. करेक्ट. अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं और यहाँ पे हम लेते हैं जो कि अभी बहुत नाम चल रहा है, जिसका नाम है सुज़लॉन. सुज़लॉन को समझते हैं और देखते हैं कि क्या कैसा चल रहा है उसमें. सुज़लॉन, अगर मैं सुज़लॉन के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आता हूँ तो मुझे यहाँ क्या क्लियरली दिखता है कि सुज़लॉन में, मेरे को यहाँ क्लियरली ये दिख रहा है कि सुज़लॉन में जो मेजॉरिटी ऑफ स्टेक्स है वो रिटेल वालों के पास है. इसका मतलब हम नॉर्मल पब्लिक के पास सुज़लॉन के मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स है. क्या हम नॉर्मल पब्लिक इस कंपनी की ऑपरेशंस का मेजर पार्ट बन सकते हैं? कभी नहीं. तो और मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसमें इन्वेस्ट करो या इन्वेस्ट नहीं करो, ये आपका टेक है. बट आप एक कॉमन सी बात समझो, अगर रिटेलर्स इसमें ज़्यादा है कि रिटेलर्स इस कंपनी को कभी चलाने वाले तो ऐसे भी नहीं है. हमें प्रमोटर से मतलब, और इसमें मैं अगर देखता हूँ तो प्रमोटर है 13%. प्रमोटर 13% का मतलब क्या है कि इस कंपनी के मेजर ऑपरेशंस पे सिर्फ प्रमोटर का 13% ही आता है. मतलब प्रमोटर्स को मतलब ही नहीं है कंपनी चाहे कितनी भी ग्रो करे.
और ये जितना भी लास्ट टाइम में ग्रोथ हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ एक जन की वजह से हुआ है, जो कि फॉरेन इंस्टीट्यूट। क्योंकि अगर मैं अगस्त से बात करूं, अगस्त 2023 से, तो प्रमोटर्स ने अपना काफी स्टेक बढ़ाया है इस कंपनी में। अगर मैं देखूं तो पहले ये 9, उसके बाद ये 10.88 हुए, उसके बाद ये 17.83 हुए, उसके बाद 19.57 हुए, उसके बाद ये 21.53 हुए। अब फॉरेन इंस्टीट्यूशन क्या है, इन लोगों के पास काफी पैसा है, तो जब ये अपना पैसा इधर प्लग इन कर रहे हैं तो काफी डिमांड क्रिएट होने की वजह से ऐसे सब शेयर उठते हैं। और हम जैसे रिटेलर्स इसमें फंस जाते हैं कि सुज़लॉन जैसा शेयर जो 5 साल हिला ही नहीं और वो बढ़ने लग गया और हम उस शेयर में पैसा डाल देते हैं। पर अगर आप एक लॉन्ग टर्म व्यू लेके चलो तो मैं कभी आपको नहीं प्रीफर करूंगा कि आप ऐसे शेयर्स में पैसा डालो। आप ऐसे शेयर्स में पैसा डालो जिसमें प्रमोटर होल्डिंग्स एटलीस्ट 65% के ऊपर तो रह ही रहे। अगर 65% प्रमोटर होल्डिंग है तब मेरे को उस पर भरोसा है कि अगर उसका मालिक उस पर भरोसा कर रहा है तो मैं भी उस कंपनी पे भरोसा करूंगा। तो मेरा पहला चेक पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब हम आते हैं हमारे दूसरे चेक पॉइंट पे। हमारा दूसरा चेक पॉइंट है पीई रेशियो। पी रेशियो का मतलब होता है प्राइस अपॉन अर्निंग्स। ये पी रेशियो हमें ये डिसाइड करने में मदद करता है कि एक कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स को आप जानते होंगे, राकेश झुनझुनवाला, वॉरेन बफेट और जितने भी, वो इस रेशियो को बहुत बड़ा महत्व देते हैं क्योंकि ये रेशियो हमें बता देता है कि एक कंपनी अंडर वैल्यूड चल रही है कि ओवर वैल्यूड। अंडर वैल्यूड का मतलब क्या होता है? अंडर वैल्यूड का मतलब होता है अगर कोई शेयर है उसका प्राइस चल रहा है सपोजिंगली 200 रुपीज और मैं उसका पी देख के ये जस्टिफाई करता हूँ कि ये कंपनी अंडर वैल्यूड चल रही है, मतलब उस कंपनी का एक्चुअल प्राइस 200 नहीं होना चाहिए, इससे काफी ज्यादा होना चाहिए। और अगर एक कंपनी ओवर वैल्यूड चल रही है, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जिसका प्राइस है 400 रुपीज और मैं एक पी रेशियो उसका देख के मैं ये सिग्निफाई करता हूँ कि वो कंपनी बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है, मतलब उसका प्राइस 400 रुपए मार्केट के लिए काफी ज्यादा है, उसको घटना चाहिए और घट कर एक परफेक्ट प्राइस पे आना चाहिए ताकि उसका पी सस्टेन कर पाए। इसको हम वापस रिलायंस इंडस्ट्रीज पे जाते हैं और समझते हैं। हमने ये वापस हम रिलायंस इंडस्ट्रीज पे आए और हम इसका पी देखते हैं। मेरे को यहाँ दिख रहा है कि रिलायंस का जो पी है दैट इज अराउंड 29.30। इसको मैं ऐसे सिग्निफाई करूंगा कि रिलायंस को मेरे को 29.30 देने पड़ेंगे तब रिलायंस मेरे को 1 रुपया कमा के देगा। मत इसका सीधा सीधा यही मतलब है कि मैं जब 30 रुपए रिलायंस को दूंगा तो मेरे को 1 रुपए की कमाई करके देगा। मैं और हम एक पी को कैसे जस्टिफाई करेंगे कि वो ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है? इसका सीधा सीधा ये इंडिकेशन आप समझो कि अगर पीई इज लेस देन इक्वल टू 25, वो शेयर प्राइस, उस कंपनी का शेयर प्राइस अंडर वैल्यूड है, मतलब देयर इज अ स्कोप फॉर प्राइस टू गो अप। और अगर कोई कंपनी का पीई ग्रेटर देन 25 है तो मैं उसको ओवर वैल्यूड मानूंगा। क्योंकि हम चेक पॉइंट्स की बात कर रहे हैं तो ये हमारा दूसरा चेक पॉइंट, करेक्ट। अब हम जाते हैं हमारे तीसरे चेक पॉइंट की तरफ। हमारा तीसरा चेक पॉइंट है पीबी रेशियो। पीबी रेशियो का मतलब होता है प्राइस अपॉन बुक वैल्यू। हम एक बार बुक वैल्यू समझ लेते हैं। देखो ये कोई कॉमर्स की क्लास नहीं या फिर कोई अकाउंटेंसी की क्लास नहीं कि इन फॉर्मूलाज को हम बहुत डेप्थ में समझे, बस मैं आपको इनका जो मार्केट में जो मीनिंग है वो समझा रहा हूँ। तो प्राइस अपन बुक वैल्यू को अपने समझते हैं। बुक वैल्यू का मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। बुक वैल्यू इज टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स, करेक्ट। ये हमारी आ जाती है बुक वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल ये फॉर्मूला यूज करके मैं एक शेयर का बुक वैल्यू निकाल लेता हूँ 100 रुपए का, बट वो शेयर मार्केट में चल रहा होता है 200 रुपीज का, मतलब मार्केट में उसका जो प्राइस है वो 200 है, बट उसकी जो फाइनेंशियल बुक्स है, जो बैलेंस शीट्स है या फिर उसके अकॉर्डिंग इसकी जो बुक वैल्यू वो 100 है, मतलब शेयर इज ट्रेडिंग एट 100 रुपीज प्रीमियम, करेक्ट। शेयर जो है वो 100 रुपए प्रीमियम पे मार्केट में ट्रेड कर रहा है। तो ये हमें पीबी रेशियो भी एक बहुत अच्छा आइडिया दे देता है कि बुक वैल्यू से शेयर प्राइस कितना ऊपर चल रहा है या फिर मार्केट में कितना नीचे चल रहा है। इसमें हमें सीधा सीधा यही देखना है कि बुक वैल्यू से जितना शेयर प्राइस पास में रहेगा उतना शेयर प्राइस एक्यूरेट है उस मार्केट कंडीशन के लिए। अब हम रिलायंस इंडस्ट्रीज पे चलते हैं और देखते हैं उसका पीबी रेशियो क्या चल रहा है। तब जब हम रिलायंस इंडस्ट्रीज पे आते हैं तो मैं देखता हूँ कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो पीबी रेशियो है वो चल रहा है मोटा मोटी 2.54 पर, जो कि मोटा मोटी चल रहा है 2.54 पर। इसके जो बुक वैल्यू है वो है 1172। मतलब अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज आज बंद हो जाए और रिलायंस इंडस्ट्रीज को अपने शेयर होल्डर को जो पैसा देना पड़ेगा वो 1172.78 रुपीज पर शेयर के हिसाब से पैसा देना पड़ेगा, ना कि जो इसका अभी करंट शेयर प्राइस चल रहा है, जो कि अभी चल रहा है, जो हमें दिख रहा है यहाँ पे 2991.90। मतलब शेयर मोटा मोटी 1200 रुपए प्रीमियम पे अपने बुक वैल्यू से चल रहा है, जो कि मोटा मोटी 2.54 पे आता है। इसका भी हमें वो निकालना पड़ेगा इंडिकेशन कि अगर पीबी रेशियो इज लेस देन 3, मतलब जो मार्केट प्राइस चल रहा है वो बुक वैल्यू से 3 गुना तक मैं देख सकता हूँ, बट 3 गुना
से ज़्यादा तो मैं देखूंगा कि शेयर बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। 3 गुना तक मेरा ये इंडिकेशन रहेगा कि नहीं, शेयर ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है और मैं उसमें अपना पैसा डालने को रेडी हूँ। करेक्ट। अब हम आते हैं चौथे और बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट पे, जिसको हम बोलते हैं मार्केट कैप। हमने हमारे पुराने वीडियो में भी समझा था कि मार्केट कैप क्या होता है और समझा था कि एक कंपनी क्यों अपना IPO लेकर आती है, उसकी क्या स्टोरी है। और अगर आप लोगों ने मेरा वो पुराना वीडियो नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो। मार्केट कैप का मैंने पुराने वीडियो में भी बताया था कि नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस। ये मार्केट कैप मेरे लिए एक फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए इंपॉर्टेंट टूल क्यों बनता है। देखो, मेरा ये मानना है कि अगर एक कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड है, वो कम से कम 1000 करोड़ का तो मार्केट कैप रखे ही रखे, तभी मैं उसमें एक इन्वेस्टेबल कंपनी मानूंगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि कोई कंपनी अगर 200 करोड़ की है, 500 करोड़ की है मार्केट कैप में, तो वो कोई खराब कंपनी है। बट मेरा एक चेक पॉइंट है कि मार्केट कैप कम से कम 1000 करोड़ का तो होना ही चाहिए। हम वापस रिलायंस इंडस्ट्रीज पे आते हैं और देखते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप क्या है। रिलायंस इंडस्ट्री बीइंग द मोस्ट फेमस कंपनी इन द इंडियन मार्केट्स, और इसका हमें क्या दिखता है, इसका PE है कुछ 20,14,318 करोड़ का, जो कि बहुत ज्यादा होता है। लास्ट चेकलिस्ट या फिर लास्ट पैरामीटर पे आते हैं, जिसे हम बोलेंगे करंट रेशियो। करंट रेशियो का मतलब होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब आप समझो, अगर एक कंपनी ने 1 लाख रुपए की उधारी ली है अपना काम करने, हम एक बेसिक्स एग्जांपल से बात करते हैं, और उसके जो टोटल एसेट्स है, एसेट्स मतलब उसकी ऑफिसेज, उसकी बिल्डिंग्स, उसके पास जितनी गाड़ी है, उसके फैक्ट्री में जितने भी इक्विपमेंट्स है, उनका हम एसेट्स में काउंट कर लेते हैं। करेक्ट। तो वो कुल मिला के समझ लो है 5 लाख रुपए के, तो इसका करंट रेशियो आ जाता है 5 का। मैं इसे अच्छा मानूंगा या खराब? मैं इसे अच्छा मानूंगा, क्योंकि उसने जितना उधार लिया उससे उसके पास 5 गुना एसेट है। मतलब अगर उसको नीड पड़ती है अपना जो लोन है या फिर उसकी लाइबिलिटी को पे ऑफ करने की, तो उसको अपनी कंपनी नहीं बंद करनी होगी। इसलिए करंट रेशियो का मैं एक इंडिकेशन ये मानूंगा कि करंट रेशियो कम से कम 2.5 टाइम्स तो होना ही चाहिए। मतलब एसेट्स लाइबिलिटी से 2.5 से ज्यादा होने चाहिए या फिर 2 टाइम्स से तो ज्यादा होने ही चाहिए। तो हमने हमारे 5 चेकलिस्ट की बात कर ली है, इसे हम वापस एक बार अच्छे से देख लेते हैं। हमारा पहला था कि प्रमोटर होल्डिंग ग्रेटर देन 65%। करेक्ट। दूसरा था PE रेशियो। हमें हमेशा अंडर वैल्यूड कंपनीज में पैसा डालना है। क्यों? क्योंकि जब भी वो कंपनी ग्रो करेगी तो उसका शेयर प्राइस बहुत रैपिडली मूव करेगा और उसमें हमें अच्छा मुनाफा होगा। तो PE रेशियो मेरे को 25 से कम ही चाहिए। तीसरा क्या था? PB रेशियो, कि एक कंपनी जो मार्केट में अभी ट्रेड कर रही है, उसका जो बुक वैल्यू है और उसका जो मार्केट प्राइस है, उन दोनों में 3 गुना से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। तो दिस शुड ऑल्सो बी लेस देन 3। चौथा, मार्केट कैप शुड बी ग्रेटर देन 1000 करोड़। पांचवा, करंट रेशियो, इसको मैं 2 मान लेता हूँ। ये हमारे 5 चेक पॉइंट्स। एज वी नो कि NSE में 1700 लिस्टेड कंपनीज है, BSE में 7500 लिस्टेड कंपनी है, और आप इन चेक पॉइंट्स को ढूंढने बैठोगे तो कम से कम आपको 5 साल लगेंगे सारी कंपनीज को फिल्टर आउट करने में कि ये सारी 5 चीजें किन एक कंपनी में मिलती है और किन बहुत सारी कंपनीज में मिलती है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे एक स्क्रीनर। तो आ जाओ, एक स्क्रीनर पे चलते हैं और समझते हैं। ये सारे चीज डालते हैं और अपने काम को काफी इजी कर लेते हैं। जो सबसे ऊपर खुला है उसमें आपको जाना है। अब अपनी ID लॉगिन कर लो। लॉगिन करने के बाद, और ये सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। स्क्रीन पे जाओ और आपको एक क्रिएट ए न्यू स्क्रीन करनी है। यहाँ पे आपको क्वेरी डालनी है। अब हम इसमें वो सारी क्वेरीज डालेंगे जो हमें नीडेड है। पहली क्वेरी है प्रमोटर्स होल्डिंग। देखो यहाँ पे अपने आप आ जाएगा। इसमें आपको स्पेस का काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा, और मैं क्वेरी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन भी कर दूंगा। आप इसको कॉपी और वहाँ पे पेस्ट करके अपने हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट्स डाल सकते हो। मेरे को चाहिए कि प्रमोटर होल्डिंग 65% के ऊपर हो। आपको लगता है कि 45% भी चलेगी तो आप वो डाल सकते हो। PE रेशियो आपको 30 के नीचे का भी चलेगा, वो डाल सकते हो। आपको लगता है कि कंपनी बुक वैल्यू से 4 गुना भी ज़्यादा मार्केट में ट्रेड कर रही है तो वो डाल सकते हो। आपको लगता है कि करंट रेशियोज मेरे को चलेगा कि एक मतलब बराबर ही है, जितने लाइबिलिटीज है उतने एसेट्स है, वो भी डाल सकते हो। मतलब आपके विश है। देखो, इन्वेस्टिंग की कोई रूल ऑफ बुक नहीं है। सीधे से आपको एक बात बोलता हूँ, जब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप ये माइंडसेट से इन्वेस्ट मत करो कि मैंने आज पैसा डाला है तो मैं 5 महीने बाद निकालूंगा। आपको अच्छी कंपनीज ढूंढनी है, आपको अच्छी 10-15 कंपनीज ढूंढनी है और उनमें एक पर्टिकुलर टाइम तक हमेशा पैसा डालते जाना है। 10 में से अगर 2 भी अच्छा परफॉर्म करेगी ना तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देके जाएगी। और ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग और बहुत बड़ा प्रोसेस है। इसमें आपको रिसर्च, कंपनी क्या करती है, क्योंकि आप अगर उसको एज ए इन्वेस्टर सोच के पैसा डालोगे तभी आपका पैसा एक्चुअल में ग्रो होगा और वो कंपनी आपको मल्टीबैगर वाले रिजल्ट देगी। अब हम क्वेरीज डालते हैं। तो मेरा था कि प्रमोटर होल्डिंग मेरे को चाहिए 65% से ऊपर, तो मैंने 65% डाला। स्पेस देके मैंने एंड दिया। दूसरी मेरी थी PE रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, मेरे को चाहिए 25 के नीचे, ये मैंने डाला।
इसमें मैंने वापस एंड करा। चौथी मेरी थी प्राइस टू बुक वैल्यू। प्राइस टू बुक वैल्यू शुड नॉट बी ग्रेटर देन 3, मतलब मेरे को 3 तक ही चाहिए, या तो 3 या तो 3 से कम। वापस इसमें मैंने एंड डाला। फिर चौथी थी मार्केट कैप। मार्केट कैपिटलाइजेशन कितने की होनी चाहिए? शुड बी ग्रेटर देन 1000। इसमें आपको CR लिखने की दरकार नहीं, वो करोड़ में ही लेगा। इसमें मैंने वापस एंड करा। लास्ट था करंट रेशियो। करंट रेशियो में मैं गया। करंट रेशियो शुड नॉट बी लेस देन 2, तो मतलब या तो 2 चाहिए या तो 2 से ज्यादा चाहिए, तो शुड बी ग्रेटर देन 2। करेक्ट। अब मैं अपनी क्वेरी रन करता हूँ। ये मेरे पास 45 कंपनीज की लिस्ट आ गई। अब ये 45 जो कंपनीज है, जो हमारी क्वेरीज है, ये सबका फिल्टर आउट हो गया है। इसमें प्रमोटर्स होल्डिंग भी अच्छी है, P रेशियो भी हमारे रिक्वायर्ड है, PB रेशियोज भी हमें जो रिक्वायर्ड था वो है, करंट रेशियो भी हमें जो रिक्वायर्ड था वो, और बाकी सारी चीजें। अब इनमें से हमें फिल्टर आउट करके वो 10 या 15 शेयर निकालने जिनमें हम पैसा डालेंगे। एक और चीज बोलता हूँ, कभी भी शेयर का प्राइस देख के मत ट्रेड करो कि ये 10 रुपए का, ये 20 रुपए का, 15 रुपए का। अगर कोई शेयर 5000 रुपए पे ट्रेड कर रहा है और हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है प्रमोटर होल्डिंग वाली, PE रेशियो वाली, करंट रेशियो वाली, तो आप उसमें पैसा लगाओ, वो पैसा ग्रो होगा। पर आप ये देखते हो कि 20 रुपए का शेयर है और फिर मैं उसकी प्रमोटर होल्डिंग में जाके देखता हूँ कि उसमें तो खाली 5% प्रमोटर और बाकी सारे रिटेल वाले घुसे हैं, तो 5 रुपए वाला शेयर में आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि वो 500 रुपये हो जाएगा? कभी नहीं होने वाला। बट ये जो 5000 वाला शेयर है, ये 50,000 भी हो जाएगा एक टाइम पे। तो आप कभी भी शेयर प्राइस देख के मत ट्रेड करो। मैंने जो आपको कॉन्स्टेंट्स बताए, मैंने जो आपको पैरामीटर्स बताए, ये देख के ट्रेड करो। शेयर प्राइस इज नॉट अ पैरामीटर टू ट्रेड और इन्वेस्ट। तो हमने ये जो 45 कंपनीज फिल्टर आउट करी है, अब इन्हें हमें फाइनेंशियली एनालाइज करना है, मतलब इनकी प्रॉफिटेबिलिटी चेक करनी है। क्योंकि एक अच्छा बिजनेस वही होता है जो हर साल कंसिस्टेंट बेसिस पे प्रॉफिट कमा रहा है और हर साल प्रॉफिट्स उसके इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो इन 45 कंपनीज में से मेरे को वो प्रॉफिटेबल कंपनीज ढूंढनी है और वो ऐसी कंपनीज ढूंढनी है जिनका बिजनेस प्लान मेरे को अच्छा लगता है। उसके लिए हम अपना अगला स्टेप लेंगे। करेक्ट। एक तो मेरे को प्रॉफिटेबिलिटी समझनी है और दूसरा इनका बिजनेस समझना है कि इनका बिजनेस कैसा है। अब हम इसमें से एक कंपनी चूज कर लेते हैं और उसको उसके ऊपर रिसर्च कैसे करी जाती है कंपनी पे, उस पर कंप्लीट रिसर्च करते हैं। मैं कोई शेयर प्राइस देख कर नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल हम ये यूनिपार्ट्स इंडिया को देखते ही कैसी कंपनी है, तो मैं इस पे आया मेरे ग्रो वाले टर्मिनल पे, जो कंपनी का नाम है यूनिपार्ट्स इंडिया। इस पे मैंने क्लिक करा। ये शेयर का प्राइस चल रहा है 500 रुपए। इसमें मैं आया तो मार्केट कैप अच्छा है, PE रेशियो अच्छा है, PB रेशियो अच्छा है, बुक वैल्यू 192 की है और प्राइस चल रहा है 498। करेक्ट। और अब मैं आता हूँ इसके फाइनेंशियल्स पे, जो हमें बहुत अच्छे से डिस्कस करने। तो मैं यहाँ सी डिटेल्स पे जाऊँगा डायरेक्टली और मैं यहाँ पे आके सीधा सीधा ये देखता हूँ कि इसका रेवेन्यू क्या हिसाब से चल रहा है। जब मैं रेवेन्यू में क्लिक करता हूँ तो मेरे को 2 तरीके के रेवेन्यू दिखेंगे, एक रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और दूसरा दिखेगा रेवेन्यू फ्रॉम अदर इनकम। मेरे को ये देखना है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है। अदर रेवेन्यू का मतलब होता है कि कंपनी का जो ऑपरेशन नहीं है उससे जो पैसा आ रहा है। करेक्ट। तो मेरे को उससे मतलब नहीं है, कंपनी का जो एक्चुअल काम है उससे कंपनी कितना पैसा कमा रही है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो जब मैं इसके ऑपरेशंस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखता हूँ तो 157 करोड़ रुपए का जो इसने रेवेन्यू करा है, मतलब जो सेल्स करी है, उसमें खाली 4 से 4.5 करोड़ ही इसने अपने ऑपरेशन से कमाया और बाकी जो 153 करोड़ है वो दूसरे काम से कमाया। अभी कुछ भी काम हो सकते हैं, उससे मेरे को क्या लेना देना। तो यहाँ पे मैं इस कंपनी को कैंसिल आउट कर देता हूँ। अब हम चलते हैं हमारी दूसरी कंपनी पे जिस पे हम रिसर्च करेंगे। तो अब हम देखते हैं PNB भी हमारे इसका पार्ट है। आप देख सकते हो PNB मैंने यहीं से निकाला है, जो हमारे 45 कंपनीज, तो उसमें से एक PNB भी हमें फिल्टर आउट होके मिला है। तो जब मैं PNB लिखता हूँ, PNB तो बहुत जाना माना बैंक, हम सब जानते भी हैं। तो PNB का शेयर प्राइस चल रहा है और बाकी सारी जो चीज़ें चाहिए हमें वैसी मिल रही है। प्रमोटर्स में 73% है, रिटेलर्स इसमें मोटा मोटी 10% है। तो जब मैं इसकी डिटेल्स पे जाता हूँ तो मैं इसके रेवेन्यू पे जैसे क्लिक करता हूँ तो मेरे को परफेक्ट सिनेरियो दिख जाता है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मेरे को जैसा हिसाब का चाहिए उसी हिसाब का है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 32,000 करोड़ में से 28,000 करोड़ रुपए अपने काम से बनाए गए हैं और बाकी जो भी 3600 करोड़ है वो दूसरे काम से। एक्सपेंसेस अगर मैं देख रहा हूँ तो हर साल एक कांस्टेंट बेसिस पे ही चल रहा है, मतलब इन्होंने फालतू खर्चे नहीं कर रहे, क्योंकि रेवेन्यू ग्रो हो रहा है पर एक्सपेंसेस ग्रो नहीं हो रहे। ये मेरे लिए दूसरा परफेक्ट सिनेरियो बन गया। अब मैं जाऊंगा इसकी बैलेंस शीट। देखो हम कोई यहाँ पे कंपनी को जब हम फंडामेंटली एनालाइज कर रहे हैं तब उसके प्रॉफिट्स वगैरह के बेसिस पे तो करते ही है, बट जो मेजर चीज़ है उसके में फिल्टर आउट हो गया। प्रॉफिट तो कंपनी अगर अच्छी है, उसके प्रमोटर्स अच्छे हैं, अगर वो अंडर वैल्यूड है तो वो पैसे कमाएगी। और PNB को हम जानते हैं इंडिया का वन ऑफ द मेजर बैंक है PNB। अगर मैं करंट एसेट्स पे जाता हूँ तो करंट एसेट्स भी विद टाइम काफ़ी अच्छे से ग्रो करे हैं। 2020 में 86,000 करोड़ के थे और यहाँ पे
मैं देखता हूँ तो 154 करोड़ 1,54 करोड़ के हमारे करंट एसेट्स है। लाइबिलिटीज अगर मैं देख रहा हूँ तो लाइबिलिटीज भी कॉन्स्टेंटली बढ़ी है, जो कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। बट हाँ, 10 में से अगर 8 पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखते हैं, 2 नेगेटिव इम्पैक्ट दिखते हैं, क्योंकि मेरे को एक परफेक्ट सिनेरियो नहीं मिलेगा शेयर खरीदने के लिए। तो यहाँ पे मैं इस कंपनी पे टिक दूंगा कि मैं इस कंपनी में शेयर खरीदूंगा। बट अब हम आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग पे। हमने सब कुछ कर लिया, हमने शेयर फिल्टर आउट भी कर लिया कि हमें हमारे लिए परफेक्ट सिनेरियोस क्या है शेयर सिलेक्ट करने के लिए। दूसरा कि हमने उसके फाइनेंशियल्स भी समझ लिए और हमें कुछ हद तक उसके फाइनेंशियल्स भी अच्छे लगे कि हाँ प्रॉफिटेबल है कंपनी, लाइबिलिटीज कम हो रही है या फिर लाइबिलिटीज बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है, उसके जो एक्सपेंसेस है वो कांस्टेंट बेसिस पे एक ही रह रहे हैं। तो हमने ये सोच के हमने जैसे पीएनबी सिलेक्ट कर लिया कि हाँ मैं पीएनबी में मेरा पैसा डालूंगा, ठीक है। पर मैं कैसे पैसा डालूंगा वो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप लोग में से बहुत होंगे जो सोचते होंगे कि 1 लाख रुपए के पीएनबी के शेयर लेके खरीद के बैठ जाता हूँ। पर व्हाट इफ कल कोई मार्केट में खराब न्यूज आ जाए पीएनबी के बारे में, हमें तो नहीं मालूम ना। हम तो फ्रंट एंड पे देख रहे हैं कि पीएनबी पे क्या चल रहा है, पर बैकग्राउंड में इसके अंदर क्या चल रहा है हमें नहीं मालूम। तो ये जो पोजीशन साइजिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक अच्छे शेयर में आप अपनी पोजीशन कैसे बनाओ और एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे कैसे बनाओ। तो इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जब हम ETF पे बात करेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है और आपको सच्ची मज़ा आएगा कि अच्छा ऐसे पोजीशंस बनाई जाती है, बड़े लोग कैसे पोजीशन बनाते हैं। कोई भी बड़ा आदमी 10 करोड़ रुपए 20 करोड़ रुपए के शेयर एक साथ में खरीद के नहीं बैठेगा, क्योंकि जब वो इतने अमाउंट में शेयर खरीदेगा तो मार्केट में मालूम पड़ जाएगी कि बड़े आदमी इतने शेयर्स लिए। वो हर एक टाइम शेयर लेता है, हर एक महीने में वो शेयर खरीदता है, क्योंकि अगर आपको कंपनी पे भरोसा है तो आप हर एक भाव पे शेयर खरीदना पसंद करोगे। तो इसी टॉपिक को कि पोजीशन साइज कैसे करें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पूरा समझेंगे। तो ये था मोटा मोटी पूरा फंडामेंटल एनालिसिस। इस बेसिस पे आप अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी में एक नया टेस्ट ऐड कर सकते हो। आओ कुछ बोनस चीज सीखते हैं। तो अभी हम सीखेंगे कि स्टॉक स्प्लिट क्या होता है, दूसरा स्टॉक बोनस क्या होता है और तीसरा डिविडेंड क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद स्टॉक स्प्लिट। स्टॉक स्प्लिट समझने के पहले आप फेस वैल्यू थोड़ा समझो कि फेस वैल्यू क्या होती है। फेस वैल्यू, इसको मैं FV से भी लिख देता हूँ फेस वैल्यू। देखो, जब एक कंपनी स्टार्ट होती है, मतलब वो कंपनी जब प्राइवेट लिमिटेड होती है, तो उस वक्त भी उसके कुछ नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझो 2 लोगों ने कंपनी चालू करी थी जिस कंपनी में उन्होंने कैपिटल पे अप करा था जो था 2 लाख रुपए, ठीक है। पर्सन ए ने 1 लाख रुपए दिए और पर्सन बी ने भी 1 लाख रुपए दिए, करेक्ट। तो इन दोनों ने 1-1 लाख रुपए देके 2 लाख रुपए का पेड अप कैपिटल इस कंपनी को स्टार्ट करने के लिए दिया। इन दोनों ने जब 1-1 लाख रुपए दिए तो इन दोनों ने क्या करा कि 10,000 शेयर इसने अपने नाम कर लिए, इस कंपनी के 10,000 शेयर इसने अपने नाम कर लिए और इसने 10,000 शेयर अपने नाम कर लिए। तो इससे पर शेयर की क्या वैल्यू निकलती है, 10,000 शेयर अगर 1 लाख रुपए दे के ये अपने नाम करता है तो पर शेयर की जो वैल्यू निकलती है वो सिंपल मैथमेटिक्स से निकल जाती है 10 रुपए, और इसकी भी निकल जाती है 10 रुपए। तो ये जो 10 रुपए है यही होती है फेस वैल्यू। ये काफी इंपॉर्टेंट है जब अपने स्टॉक स्प्लिट को समझ। करेक्ट। अब हम थोड़ा इसमें और आगे चलते। सपोजिंगली हम एग्जांपल लेते हैं कि एक कंपनी है ABC लिमिटेड और ये बहुत अच्छी कंपनी है, फाइनेंशियली बहुत अच्छा काम कर रही है, इसकी सारी बेसिक ऑपरेशन सब बहुत अच्छे है और इतना अच्छा होने के कारण इसकी डिमांड बहुत अच्छी हो चुकी है मार्केट में, जिसके कारण इसका शेयर प्राइस बहुत ऊपर जा चुका है और ये आज के टाइम के 5,000 रुपए के शेयर प्राइस पे ट्रेड कर रही है। तो इस कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, बेसिकली जो मालिक है, वो देखते हैं कि 5,000 रुपए एक ऐसा प्राइस है जिसमें नॉर्मल पब्लिक को पार्टिसिपेट करने में हिचकिचाहट हो रही है। मतलब नॉर्मल पब्लिक को लगता है कि मैं 5,000 रुपये लगा कि इस कंपनी का एक ही शेयर खरीद पाऊंगा, इससे बढ़िया तो मैं कोई दूसरी कंपनी में पैसा डाल देता हूँ जो कि मेरे को कम प्राइस में मिलते है, जो कि एक साइकोलॉजी भी है कि कम प्राइस का शेयर खरीदेंगे तो वो कहोगे तो मेरे को ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। तब ABC लिमिटेड के जो प्रमोटर्स है वो इसका कर देते हैं स्टॉक स्प्लिट। एक और बात, हमने जो फेस वैल्यू डिस्कस करी थी, हम ये मानेंगे कि ABC प्राइवेट लिमिटेड की भी जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपये, मतलब ओरिजिनली जब इसके प्रमोटर्स के बीच में शेयर बांटे गए थे वो 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से शेयर्स बांटे गए थे। अब क्या होता है कि 5,000 रुपए के जो शेयर है उसको डिवाइड करके कर दिया जाता है 2500 रुपए का। मतलब जिस भी आदमी के पास इस कंपनी का एक शेयर है जो कि 5,000 रुपए का, वो बदल के हो जाता है 2500 रुपए का। मतलब इससे उसके इन्वेस्टमेंट में कुछ फर्क नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल कि एक आदमी है जिसने इसके एक शेयर लिया, उसने 5,000 रुपए दिए और उसको एक शेयर मिला, एक शेयर उसको मिला, तो उसकी जो इन्वेस्टमेंट है 5,000 की वो 2500 की नहीं होगी, उसके पास एक शेयर के बदले 2 शेयर हो जाएंगे और दोनों शेयर के ईच प्राइस होंगे 2500। तो इसकी इन्वेस्टमेंट घटी भी नहीं है और बढ़ी भी नहीं है और इससे इसके मार्केट कैप पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे क्या फायदा होगा
कि इस कंपनी में पब्लिक पार्टिसिपेशन और बढ़ेगा और नॉर्मल पब्लिक इस चीज़ का फ़ायदा उठा के इस चीज़ में इन्वेस्ट और करेगी। कई लोग बहुत इस चीज़ को अलग से लेते हैं कि स्टॉक स्प्लिट हुआ मतलब कंपनी में कोई दिक्कत है, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है एक्चुअली में करा क्यों जाता है। स्टॉक स्प्लिट बस इसीलिए करा गया ताकि पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़े, डिमांड और बढ़े। तो एज अ स्मार्ट इन्वेस्टर मैं तो जब भी स्टॉक स्प्लिट अनाउंस होगा या फिर स्टॉक बोनस अनाउंस होगा, इसके बारे में अपने आगे बात करेंगे, तब मैं उस कंपनी के शेयर हमेशा खरीदने जाऊंगा, क्योंकि जब भी वो शेयर का प्राइस घटेगा तो जब पब्लिक पार्टिसिपेशन होगा तो डिमांड की वजह से वो शेयर प्राइस और बढ़ेंगे और एक शेयर के बदले मेरे को 2 शेयर्स मिलेंगे, तो मेरा रिटर्न और भी अच्छे से बढ़ेगा। अब हम समझ लेते हैं कि स्टॉक बोनस क्या होता है। स्टॉक बोनस और स्टॉक स्प्लिट में ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों सेम ही है। ये भी इसीलिए करा जाता है क्योंकि प्रमोटर को लगता है कि उनका शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, मतलब बहुत ज़्यादा प्राइसी हो गया, जिसकी वजह से नॉर्मल इन्वेस्टर उस शेयर को खरीदने में 2 बार सोच रहा है। तो वो क्या करते हैं, बोनस इशू कर देते हैं। और इस बार बोनस कैसे इशू करते हैं, 1:3 का बोनस इशू कर दिया। इसका मतलब जिसके पास 3 शेयर है, हर एक 3 शेयर के बदले उनको 1 शेयर मिलेगा। और सेम प्रोसेस से स्टॉक बोनस भी करा जाता है, पर इसमें और स्टॉक बोनस और स्टॉक स्प्लिट में सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है। स्टॉक बोनस और स्टॉक स्प्लिट में सिर्फ ये डिफरेंस है, जब स्टॉक स्प्लिट अनाउंस होता है तो जो फेस वैल्यू है जो कि 10 की थी, जब वो 5,000 रुपए का शेयर, एक शेयर 2 शेयर्स में डिवाइड हुआ 2500 के ईच में, तो ये जो 10 रुपए की फेस वैल्यू है ये भी आधी होके बन जाएगी 5 रुपए की। पर जब स्टॉक बोनस इश्यू होता है तब फेस वैल्यू पे कुछ नहीं फर्क पड़ता, और फेस वैल्यू पे फर्क पड़ने से हमारे डिविडेंड कंसेप्ट पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। थोड़ा सा डिविडेंड भी यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि डिविडेंड कैसे मिलता है। डिविडेंड का मतलब आप समझो, जब हम बैंक में FD करवाते हैं या फिर बैंक में हम कुछ भी रखवाते हैं तो हमें उसके बदले इंटरेस्ट मिलता है। तो जब भी हम कोई कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो उस शेयर्स में जो हमें प्रॉफिट में हिस्सेदारी मिलती है उसको हम डिविडेंड के नाम से देते हैं। और ऐसा जरूरी नहीं कि हर एक कंपनी आपको डिविडेंड देगी। डिविडेंड हमेशा अनाउंस करे जाते हैं कि इस बार इतना डिविडेंड मिलेगा, पर ये जो डिविडेंड मिलेगा वो परसेंटेज में मिलता है। ऐसे डिविडेंड जब अनाउंस होता है तो ऐसे अनाउंस होता है कि इस बार जो डिविडेंड मिलेगा वो 100% डिविडेंड मिलेगा, 40% डिविडेंड मिलेगा, 900% डिविडेंड मिलेगा। एंड एक्चुअली में ऐसा होता है, बट 100% ऑफ व्हाट, 100% ऑफ व्हाट, 9% ऑफ व्हाट। तो इसका सिंपल आंसर है कि 100% ऑफ फेस वैल्यू। 100% ऑफ फेस वैल्यू मतलब कि एक कंपनी के सपोजिंगली आपके पास 10,000 शेयर है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द शेयर प्राइस जिसपे वो अभी मार्केट में ट्रेड कर रहा है, अगर उसकी फेस वैल्यू 10 रुपए है और डिविडेंड इशू होता है कि 100%, मतलब हर एक शेयर पे आपको 10 रुपए का डिविडेंड मिलेगा। तो मतलब अगर आपके पास 10,000 शेयर है तो 10,000 इंटू 10 रुपीज, तो ये कितने हो गए, मोटा मोटी 1 लाख रुपए का आपको डिविडेंड मिलेगा। करेक्ट। ऐसा भी हो सकता है कि 35% वगैरह वगैरह। तो ये होगी डिविडेंड की कहानी कि डिविडेंड कैसे इश्यू होता है, और अगर जो डिविडेंड में 100% डिविडेंड, 900% डिविडेंड, उसका हमने मीनिंग समझा। अब हम समझते हैं स्टॉक स्प्लिट और स्टॉक बोनस को और डेप्थ में। बोनस शेयर्स टाइप करा, अब मेरे को दिख रहा है कि जिन जिन कंपनीज ने बोनस डिक्लेयर करा मेरे को ये दिख गया, ये मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे आ गया, तो मेरे को ये सीधा दिख रहा है। ये जो गारमेंट मंत्रा है, इन्होंने बोनस अनाउंस करा था 8/7/2024 को। अब ये 3 चीज को हम थोड़ा डेप्थ में समझते हैं। अनाउंसमेंट क्या होती है, रिकॉर्ड डेट क्या होती है, और एक्स बोनस क्या होता है। जब गारमेंट मंत्रा ने अपना बोनस अनाउंस करा, फॉर एग्जांपल गारमेंट मंत्रा ने अपना बोनस अनाउंस करा था 8/7/2024 को। अगर मैं उसमें एक प्रायर इन्वेस्टर हूँ, मतलब मैं उसमें से पहले उस कंपनी में मेरे पास पहले से शेयर है, तो वो तो 100% जब भी स्टॉक बोनस मिलेगा, मतलब हर एक शेयर पे मेरे को 1 शेयर बोनस में मिलने वाला है, वो तो मेरे लिए फिक्स ही है। फॉर एग्जाम्पल मैं उसमें इन्वेस्टेड नहीं हूँ, तो क्या मेरे पास वो चांस है, वो मौका है कि मैं इसके बोनस में पार्टिसिपेट करके फ़ायदा उठा पाऊँ। मेरे को फ़ायदा होगा क्योंकि जब ये बोनस अनाउंस होगा तो इसका शेयर प्राइस कम होगा, लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, डिमांड बढ़ेगी, तो मैंने 1 शेयर लिया वो 2 हो जाएंगे और मेरे को 2 शेयर में वो मुनाफा देखने मिलेगा, तो मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। क्योंकि 8/7/2024 को जब अनाउंसमेंट हुआ है उसकी मेरे को रिकॉर्ड डेट मिली है 23/7/2024। मतलब पहले हम समझते हैं एक सेटलमेंट डेट क्या होती है। सेटलमेंट डेट देखो, जब भी आप अपने डीमैट अकाउंट में, फॉर एग्जांपल आपने आज डीमैट अकाउंट खोला, आपने एक एक्स लिमिटेड के शेयर्स खरीदे, आज आपने वो शेयर खरीदे, वो आपके अकाउंट में T+1, मतलब अगर आपने आज शेयर खरीदा तो वो आपके अकाउंट में कल आपका ब्रोकर आपके अकाउंट में वो डिलीवर कर देगा। हमें दिखाता है कि वो डिलीवर हो गया, बट वो एक्चुअली में कल डिलीवर होगा। तो ये रिकॉर्ड डेट क्या है कि मेरे पास 23/8/2024 मतलब 23 अगस्त 2024 पर अगर वो शेयर मेरे अकाउंट में शो हो रहे हैं तो मेरे को बोनस के लिए मैं लायबल हूँ, मतलब वो बोनस मेरे को मिलेगा ही मिलेगा। बट अगर मैंने एग्जैक्ट 23 तारीख को वो शेयर परचेस करे तो मेरे को 24 तारीख को वो शेयर मिलेंगे, तो मैं बोनस के लिए लायबल नहीं हूँ। बट अगर मैं वही शेयर 22 तारीख को लूँ, क्योंकि अगर मैं 22 अगस्त
2024 को अगर मैं वो शेयर लेता हूँ इस कंपनी के, तब मैं इस बोनस के लिए लायबल हूँ, क्योंकि मेरे अकाउंट में 23 तारीख को इस कंपनी के शेयर्स आ जाएंगे। और जब इस कंपनी के शेयर्स आएंगे तो जब बोनस इश्यू होगा उसमें मेरा नाम रहेगा कि ये बंदा एक इन्वेस्टर है और रिकॉर्ड डेट के पहले ही इन्वेस्टर है। तो मैं इनमें से अच्छी कंपनीज निकाल के, ऐसा नहीं कि सारी जो बोनस इशू कर रही वो सारी कंपनीज अच्छी है, मैं इनमें से कुछ पर्टिकुलर कंपनीज निकाल के उनके बोनस में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। और मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। इन्फोसिस ने 10 बार आज तक अपना बोनस इशू करा है, 10 बार। तो जब इन्फोसिस 500 रुपये के भाव पे था तब एक आदमी था, उसने इसके 10 शेयर लिए। तो उसकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट थी वो कितनी थी? इन्वेस्टेड अमाउंट थी 5000 रुपीज़, मोटा मोटी 5000 रुपये। और ये मैं 95, 96 की बात कर रहा हूँ, 90s की बात कर रहा हूँ। 5000 रुपीज़ इतने भी बड़े अमाउंट नहीं थी, बट हाँ, इन्वेस्टमेंट करने के लिए आदमी 5000 रुपये डाल सकता था और उसको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करनी थी। और वो उसको कुछ मालूम नहीं था स्टॉक स्प्लिट क्या था, स्टॉक बोनस क्या होता है। उसने 10 शेयर खरीदे। अब 1995 से लेकर अभी तक इन्फोसिस ने कम से कम 10 बार स्टॉक बोनस अनाउंस कर दिया। मतलब जब उसके पास थे प्रायर में 10 शेयर, जब पहली बार स्टॉक बोनस अनाउंस करा तो उसको हर बार 1:1 का स्टॉक बोनस अनाउंस करा। मतलब हर एक शेयर पे उसको 1 शेयर मिला। बोनस जो अनाउंस हुआ था वो 1:1 का था, तो हर 10 शेयर पे उसको 10 शेयर मिले। तो जब पहली बार अनाउंस करा तो 10 के उसके हो गए 20, जब दूसरी बार अनाउंस करा तो 20 के हो गए उसके 40, जब तीसरी बार अनाउंस करा तो उसके हो गए 80, और जब चौथी बार अनाउंस करा तो उसके हो गए 160, पांचवी बार अनाउंस करा तो उसके कितने हो गए? 320, छठी बार अनाउंस करा तो कितने हो गए? 640, सातवीं बार अनाउंस करा तो कितने हो गए? 1280, आठवीं बार अनाउंस करा तो कितने हो गए? 2560, और नौवीं बार जब अनाउंस करा तो कितने हो गए? 5120, और 10वीं बार जब अनाउंस करा तो कितने हो गए? 10,240 शेयर। मतलब उसने खरीदे कितने शेयर थे? 10 शेयर। और आज की डेट में उसके डीमैट अकाउंट में मेरे को कितने शेयर दिख रहे? 10,240 शेयर। जो हम कहानियां सुनते हैं ना कि इस फलानी कंपनी में आप इतने साल पहले 5000 रुपये लगा देते तो आप इतने कम करोड़ों के मालिक होते, वो 10 खरीदते तो वो 5 से 10 शेयर ही है, पर वो बोनस होते, स्प्लिट होते 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 इस अमाउंट तक पहुंच जाते हैं। और आप जान के हैरान हो जाओगे कि ये 5000 रुपये आज की डेट के हिसाब से ये मोटा मोटी 18 लाख रुपए बन चुके हैं। मोटा मोटी 18 लाख, जो इन्फोसिस का जो करंट प्राइस चल रहा है उस हिसाब से, जो कि डिसेंट अमाउंट है, और खाली 5000 की इन्वेस्टमेंट। तो ये ताकत है स्टॉक बोनस और स्टॉक स्प्लिट की। तो अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया है तो आपने ऑलरेडी एक स्टेप रख चुके हो इन्वेस्टमेंट की तरफ। ये वीडियो कंप्लीटली ऑन स्टॉक इन्वेस्टमेंट के था। अभी ट्रेडिंग्स का वीडियोस आने वाला है, ETF, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स का सबका वीडियोस आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो अपने फ्रेंड लोग के साथ जो मार्केट के बारे में कुछ सीखना चाहते हैं। चलो इस वीडियो को खत्म करते हैं और आगे का वीडियोस नेक्स्ट फ्राइडे में आने वाला है। तो